Okay. So in previous lecture, we have studied the parallel operation of alternators. ठीक है, 3 लेक्चर हमने कवर किए थे कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, डिफरेंट केसेस देखे थे हमने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर के अंदर. ठीक है. So today in today's lecture we will be studying the losses and efficiency. Okay. तो लॉस एंड एफिशिएंसी के अंदर हमने इंडक्शन मोटर के अंदर तो देखा ही था. ठीक है. इसमें बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी आपके गेट और ईएस के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. ओके. सो देखते हैं कि इसमें क्या आपने लॉसेस एंड एफिशिएंसी में आते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, 3 लॉसेस होते हैं. अगर इसका आपको ब्लॉक डायग्राम अगर पता होगा या फिर कंस्ट्रक्शन डायग्राम पता होगा तो इजीली समझ पाओगे. ये मेरा रोटर है, फिर भी बता रहा हूँ मैं, रोटर है. रोटर को हम एक्साइट करते थे डीसी एक्साइटेशन से, फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, आईएफ. ये स्टेटर है जिसमें 3 फेज वाइंडिंग है, जिसमें अपना मेजर करंट आर्मेचर करंट फ्लो करता है. ओके. ये और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं. ठीक है. इनपुट हमारा, और ये जो फील्ड रोटर है, रोटर को कौन घुमा रहा है? हमारा प्राइम मूवर. ओके, प्राइम मूवर. ओके. तो ये हमारा इनपुट है मैकेनिकल पावर, और आउटपुट क्या है मेरा? इलेक्ट्रिकल. ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भी कौन कौन से लॉसेस होंगे. सबसे पहले मेजर जो लॉसेस होगा वो कौन सा होगा? आर्मेचर कॉपर लॉसेस. ठीक है ना. 3 फेज वाइंडिंग है तो लॉसेस क्या होंगे? 3 × I² × RA. ठीक है ना. RA हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है. दूसरा जो लॉसेस होगा, जो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हमेशा, लेकिन यह कंसिडर होगा, फील्ड ओमिक लॉसेस. फील्ड वाइंडिंग है, उसके अंदर भी तो आपका डीसी करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या होगा? I²R. आई कौन सा लोगे आप? फील्ड करंट. और आर फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस. और ये कंफ्यूज मत हो जाना, इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, क्योंकि ये डीसी है ये. ठीक है ना, सिंगल फेज डीसी. ठीक है, तो सिर्फ सिंपल I²R होगा, कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है. थर्ड, रोटेशनल लॉसेस. अब रोटेशनल लॉसेस भी 2 टाइप के होते हैं, कोर लॉसेस एंड मैकेनिकल लॉसेस. ठीक है. अब मैकेनिकल लॉसेस में कौन कौन से? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस. और कोर लॉसेस कौन से होते हैं? हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस, जो किस पे बेसिकली डिपेंड करते हैं? फ्लक्स पे और फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है. चौथा लॉसेस जिसको हम मोस्ट टाइम नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रे लोड लॉसेस. स्ट्रे लोड लॉसेस. तो अब ये कौन से लॉसेस होते हैं? मैं बता चुका हूँ आपको, इंडक्शन मोटर के अंदर भी बता चुका हूँ, और ट्रांसफार्मर में भी आप पढ़ चुके हो. ये वो लॉसेस होते हैं जो मशीन के आयरन पार्ट में, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, आउटर बॉडी हुई आयरन का बना होता है, उसके अंदर उसके अगर कोई फ्लक्स लीक कर गई, तो वो लीक फ्लक्स उसके साथ आयरन के साथ आपके लिंक करेगी, और उसमें क्या करेगी? एक करंट फ्लो करवाएगी, जो एडी करंट लॉसेस होते हैं. लेकिन वो कैसे, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, अनअकाउंटेड लॉसेस होते हैं. ठीक है. तो मोस्ट केसेस में हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं. ठीक है. सो इफ द फ्लक्स प्रोड्यूस इन द मशीन लिंक्स द आयरन पार्ट ऑफ द मशीन, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द आयरन parts, which causes eddy currents to flow and hence cause stray load loss. ठीक है. जनरली स्ट्रे लोड लॉसेस आर इग्नोर्ड एंड वी ओनली कंसीडर द फर्स्ट 3 लॉसेस, ये तीनों, आर्मेचर, फील्ड और रोटेशनल लॉसेस. ठीक है. अब दूसरा ये है कि भाई फील्ड ओमिक लॉसेस के लिए फील्ड करंट तो पता चल जाएगा, हम मुझे फील्ड का रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए. तो फील्ड का रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे सिंपल वोल्ट एमीटर मेथड से. ये सिंक्रोनस मशीन के अंदर भी बता चुका था मैं आपको, जब सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड पढ़ा था, तब मैंने बताया था आर्मेचर रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे किया था हमने, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड से किया था. ठीक है. बट यहाँ पे एक्यूरेट आएगा क्योंकि डीसी है, तो एक्यूरेसी आएगी. बट क्या आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं? वही वोल्ट एमीटर मेथड से, लेकिन ये किससे लगा रहे हैं? हम डीसी वोल्टेज लगा रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है? एसी रेजिस्टेंस है, तो एक्यूरेसी नहीं आती. हम क्या करते थे? 1.25 टाइम्स जो भी रेजिस्टेंस है डीसी का, उससे मल्टीप्लाई कर देते. बट वो तो सिर्फ एक अंदाजा है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट हम ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है. ठीक है. सो द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्टमीटर एमीटर मेथड, एंड सिंस द फील्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज एक्साइटेड बाय डीसी, द रिजल्ट ऑफ दिस मेथड आर एक्यूरेट. सिंपल. Next, if we try to measure armature resistance using voltmeter ammeter method, then we obtain DC value of resistance which is less than its actual, और AC वैल्यू ड्यू टू स्किन इफेक्ट. ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कहाँ पे? अपने सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड के अंदर. ठीक है. तो फील्ड वाइंडिंग है, जो फील्ड वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस है, ये भाई ऑपरेटिंग, अगर एक मशीन घूम रही है तो कोई ना कोई पर्टिकुलर हीट प्रोड्यूस होगी, और वो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे बेसिकली वर्क करेगी. तो
आप जानते हैं कि भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, अगर याद है आपको, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हर एक टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। तो ये रेजिस्टेंस हम कहाँ पे मेजर करते हैं, 75 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि यही ऑपरेटिंग टेम्परेचर है एक सिंक्रोनस मशीन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। द फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज जनरली मेजर्ड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज स्टैंडर्ड वर्किंग टेम्परेचर ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, है ना, फील्ड वाइंडिंग का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है। अब इन सब लॉसेस को हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, यही लेबोरेटरी में करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमाइनिंग द रोटेशनल लॉसेस। अब रोटेशनल लॉसेस कौन से हैं भाई, रोटेशनल लॉसेस में दो आते हैं, कोर लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस, है ना। अब देखो रोटेशनल लॉसेस कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप वन, सबसे पहले ये मेरा कंस्ट्रक्शन है ना, इस चीज को ध्यान रखना। ओके नाउ देखो, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मूवर, जो प्राइम मूवर किसको कर रहा है, रोटर, रोटर को मूव कर रहा है प्राइम मूवर। तो मेरा इनपुट क्या हुआ, इनपुट पावर क्या हुआ, सिर्फ प्राइम मूवर, मैकेनिकल इनपुट, शाफ्ट पावर भी बोलते हैं इसको, हम शाफ्ट पावर भी बोल सकते हैं, ये मूव कर रहा है। और जो फील्ड एक्साइटेशन है, आई एफ को मैंने जीरो रखा है, एक्साइटेशन नहीं किया है, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने। और आर्मेचर जो करंट है, आर्मेचर की जो वाइंडिंग की है, उनको मैंने क्या रखा है, ओपन रखा है, क्या रखा है, ओपन सर्किट। तो मुझे बताओ इसके अंदर, मुझे बताओ, अगर आर्मेचर सर्किट को अगर मैंने ओपन रखा है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, आइए क्या होगा, जीरो। और साथ ही साथ क्या जीरो होगा, फील्ड करंट भी जीरो होगा। तो मतलब मुझे बताओ फील्ड की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे, आई एफ स्क्वायर इंटू आर एफ, वो भी जीरो होंगे, आई ए स्क्वायर, 3 IA स्क्वायर इंटू आर ए जो आर्मेचर, वो भी जीरो होंगे। सिर्फ और सिर्फ मशीन क्या कर रही है, घूम रही है, और फ्लक्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो मेरे कोर लॉसेस भी क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि कोर लॉसेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्लक्स पे, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस, कोई फ्लक्स, है ना। अब फ्लक्स लिंक तो करेगी लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, रोटर घूम रहा है, तो रोटर की उसकी वजह से कौन से लॉसेस होंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो ये मेरा जो इनपुट पावर है सारा का सारा किस में खर्च हो रहा है, फ्रिक्शन एंड विंटेज लॉसेस। तो देखो यहाँ पे आई ए जीरो हो गया, आई एफ जीरो हो गया, और हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर में, है ना। तो फ्लक्स जीरो है तो ये भी जीरो होगी, तो पीक और भी तो क्या होंगे, जीरो। In such condition, the power delivered by prime mover or the power input to the synchronous generator is only mechanical loss or friction and windage losses. तो स्टेप वन में हमने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को जीरो किया और आर्मेचर को भी ओपन सर्किट किया। तो सिर्फ और सिर्फ जो मशीन इनपुट पावर आपने दिया मैकेनिकल, वो सारा का सारा किस में खर्च हो रहा है, हमारा फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो हमारा पहले वाले केस के अंदर कौन सा, क्या स्टेप वन के अंदर हमें क्या मिल गया, लेट मी रब दिस, हमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस मिल गए, मैकेनिकल लॉस मिल गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप वन। अब स्टेप टू में क्या करूंगा मैं, रन द मशीन एट रेटेड स्पीड, वही इसमें भी रेटेड स्पीड पे रन कर रहे थे हम, ताकि उस रेटेड स्पीड पे क्या फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस हो, है ना। रन द मशीन एट रेटेड स्पीड विद फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड। अब मैंने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर दिया। अब मुझे बताओ फील्ड वाइंडिंग को आपने एक्साइट कर दिया तो कौन कौन से लॉसेस आएंगे। अब भाई रोटर मशीन घूम रही है, मैकेनिकल लॉसेस तो आ गए, प्लस अब फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स की वजह से फ्लक्स लिंक करेगी, तो कौन से आएंगे, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस और आ गए। तो अब जो मेरा इनपुट पावर है मैकेनिकल शाफ्ट पावर, वो दो लॉसेस में खर्च होगा, एक तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और साथ साथ में कोर लॉसेस। तो अब हमें क्या मिलेगा, देखो लॉसेस कौन से आएंगे, हाँ एक और लॉसेस आएगा, कौन सा, ये वाले लॉसेस भी आएंगे, लेकिन क्योंकि इसको एक्साइट किया है तो आई एफ का स्क्वायर इंटू आर एफ, तो ये तो अलग से है, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आप अलग से मेजर करोगे। ये शाफ्ट जो इनपुट शाफ्ट है, ये इसकी वजह से ये थोड़ी लॉसेस हो रहे हैं, फ्रिक्शन सॉरी आपका फील्ड वाइंडिंग लॉसेस, ये तो आपने डीसी एक्साइटेशन किया है फील्ड को, तभी तो हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो अलग से आराम से कैलकुलेट हो ही जाएंगे, अपने फील्ड वाइंडिंग लॉसेस तो आपके आराम से कैलकुलेट हो ही जाएंगे। मुझे क्या कैलकुलेट करना है मेनली, देखो ये वाला फील्ड वाइंडिंग वाला तो आराम से हो जाएगा, जब भी एक्साइट करोगे आराम से मुझे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पता है, आई एफ स्क्वायर इंटू आर एफ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मैकेनिकल लॉसेस कर लिया स्टेप सेकंड में, सेकंड स्टेप के अंदर मैंने एक्साइटेशन किया तो उसकी वजह से अब क्या हुआ, दो लॉसेस और हुए, ये तो हुआ ही है, इसके अलावा कौन से लॉसेस हुए, रोटेशनल और हिस्टैरिसीस एंड विंडेज लॉसेस। तो अब मैकेनिकल पावर, अब मैकेनिकल पावर जो प्राइम मूवर है, देखो लॉसेस तो क्या हुए, डीसी सोर्स की वजह से फील्ड वाइंडिंग वाला, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस प्लस कोर लॉसेस, ठीक है। तो प्राइम मूवर तो किसको सप्लाई कर रहा है, सिर्फ इनको,
ये तो अलग से है ना, डीसी सोर्स अलग से, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी जो इनपुट पावर है, शाफ्ट पावर, वो दो में खर्च हो रहा है, दिस और दिस। और ये पहला वाला तो हम फाइंड कर चुके, कहां से, स्टेप 1 से। तो जो टोटल जो प्राइम मूवर का है उसमें से अगर हम ये माइनस कर दे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, कोर लॉसेस। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में मुझे रोटेशनल लॉसेस मिल गए। ठीक है, कोर लॉसेस मिल गए। अब वो कैसे मिले, देखो आप, कोर लॉसेस किस पे प्रोपोर्शनल है, फील्ड करंट या फ्लक्स। और फ्लक्स देखो, ईएमएफ देखा आपने, ईएमएफ की इक्वेशन देखी आपने, ये रही ईएमएफ की इक्वेशन 4.44 एफ एन फाइव। तो फ्लक्स अगर ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के, तो ऑब्वियस है फ्लक्स का स्क्वायर है तो ई का स्क्वायर भी होगा। और ई को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। तो जो कोर लॉसेस है वो क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कोर लॉसेस और अपनी ओपन सर्किट वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाओगे तो स्क्वायर में प्रोपोर्शनल है, मतलब पैराबोला बनाएगा एक। ठीक है, अगर हम रोटेशनल लॉसेस और ओपन सर्किट वोल्टेज का अगर बनाएं तो क्या होगा, देखो जो रोटेशनल लॉसेस हैं, रोटेशनल लॉसेस भी मत मानो, सॉरी, कोर लॉसेस है ना, कोर लॉसेस का अगर हम बात करें पहले, रोटेशनल लॉसेस में तो दोनों आते हैं, कौन कौन से, कोर लॉसेस प्लस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो ये मेरा मैकेनिकल लॉसेस है। तो ये मैकेनिकल लॉसेस तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्पीड पे। तो स्पीड तो मेरी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो मेरे क्या हो गए, कांस्टेंट, ओपन सर्किट वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करेंगे। तो ये देखो, ये मेरे फिक्स है। और कोर लॉसेस क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज पैराबोला है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ये, तो ये इन दोनों का समेशन ही क्या कहता है, कोर और फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस का समेशन ही क्या कहता है, रोटेशनल लॉसेस। तो ये ग्राफ बन गया। कैसे बना, समझ में आया आपको। सो कोर लॉसेस, अब जो मैंने बताया वो यही एक्सप्लेन किया है। कोर लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, एंड सिंस ओपन सर्किट voltage is voltage, it also proportional to the flux, we can assume that core losses is proportional to the square of the open circuit voltage. ठीक है, since the synchronous machine is always run at synchronous speed, at rated speed, the friction and vintage losses are constant or do not change, इसलिए ये fix. Okay, and they remain constant, so rotational losses, which is sum of this and varies with open circuit voltage as shown. Okay, तो हमें क्या क्या फाइंड हो गए, मेरे पास क्या क्या निकल गया, मैकेनिकल लॉसेस निकल गए स्टेप 1 से, स्टेप 2 से कोर लॉसेस मिल गए, है ना, ये तो निकल ही गए थे। अब मेरे पास बचा आर्मेचर लॉसेस और स्ट्रेट लोड लॉसेस, तो वो भी देख लेते हैं स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, सेम, हम क्या करेंगे, अभी तक तो ओपन किया था ना, सारे आर्मेचर को जो है इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा। अब इस वाले केस में क्या है, मैकेनिकल पावर, ये भी एक्साइटेशन है, रोटर भी मूव कर रहा है, सारे लॉसेस आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो देखो, शॉर्ट सर्किट आर्मेचर एंड मशीन इज रन एट रेटेड स्पीड विद फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड, है ना, जो अल्टरनेटर वर्क करता है उसमें सब कुछ ले लिया, यानी आई ए भी जीरो नहीं है, आई ए तो किसके बराबर हो गया, शॉर्ट सर्किट, है ना, आई एफ भी जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें इसकी वजह से क्या आएगा, देखो, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस, मशीन घूम रही रेटेड, तो ये तो आएगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। कोर लॉसेस आएगा क्योंकि फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेशन है। और ये एक नया लॉसेस आएगा 3 टाइम्स ऑफ आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, कहां से, आपके आई ए किसके बराबर है, आई एस सी, कॉपर लॉसेस है। अब जो और एक लॉसेस और होगा फील्ड वाइंडिंग की वजह से, डीसी सोर्स, ये तो अलग है। यानी जो प्राइम ओवर इनपुट पावर है वो 3 लॉसेस में बढ़ गया। ये दो तो कैलकुलेट कर चुके। अब इसकी वजह से जो प्राइम मूवर आया, प्राइम मूवर का जो भी अपने इनपुट दिया उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या मिल गया, ये। बट ये क्या है, एग्जैक्ट कॉपर लॉस नहीं मिला। इसके अंदर बेसिकली क्या है, इसके इसके अंदर दोनों है, एक तो आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस स्ट्रे लोड लॉस। देखो प्राइम मूवर में क्या आ गया, रोटेशनल लॉसेस प्लस शॉर्ट सर्किट लोड लॉस बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट लोड लॉस। द पावर सप्लाइड बाय प्राइम मूवर व्हेन आर्मेचर इज शॉर्ट कंटेन्स रोटेशनल लॉसेस एज वेल एज शॉर्ट सर्किट लोड लॉसेस। तो ये तो हम कैलकुलेट कर चुके। ओके, तो शॉर्ट सर्किट लोड लॉस के अंदर क्या क्या है, आर्मेचर लॉस प्लस स्ट्रे लोड लॉस। तो अगर आपको स्ट्रे लोड लॉस, अगर आपको बाय चांस आर ए, अगर आपको पता है आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस कहां से, वोल्ट मीटर मीटर मेथड से अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना, बता चुका हूं मैं। तो उससे अगर ये आ गया और ये हमें पता ही है यहां से, तो स्ट्रे लोड लॉस कैलकुलेट हो सकता है ना, स्ट्रे लोड लॉस इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट लोड लॉस माइनस आर्मेचर कॉपर लॉस। So in order to compute stray load loss, we need to have prior knowledge of armature resistance.
but using voltmeter ammeter method we can only obtain DC value of armature resistance and not its AC value. तो AC के लिए हम क्या करते हैं, ड्यू टू स्किन इफेक्ट 1.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं DC रेजिस्टेंस को, बट वो एक्यूरेट नहीं होता। तो इससे बेटर हम क्या करते हैं, इसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। शॉर्ट सर्किट लोड लॉस को हम क्या कर देते हैं, 3I स्क्वायर इंटू आर ए की जगह हमने आर ए क्या कर दिया, इफेक्टिव लिख दिया। तो ये बन गया आर ए इफेक्टिव क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट लोड लॉस डिवाइडेड बाय 3ISC का स्क्वायर। देखो ये आई ए नहीं है, ISC है। So since we cannot compute RA, we compute effective value of armature resistance by assuming that the short circuit load loss entirely contains armature copper loss। मैंने मान लिया कि जो शॉर्ट सर्किट है टोटल मैक्सिमम इससे ज्यादा लॉसेस तो होने नहीं है, तो एंटायरली वो कॉपर लॉस है। अगर इसको हम प्लॉट करें लॉसेस को ISC के रेस्पेक्ट में, तो ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है देखो, तो करंट के, तो ये पैराबोलिक आएगा कॉपर लॉस। स्ट्रेट लोड लॉस लीनियरली होता है, तो वो धीरे 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 इंक्रीज करता है लीनियरली, यूजुअली इग्नोर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी। अगर क्वेश्चन के अंदर, मशीन के अंदर कोई क्वेश्चन पूछता है एफिशिएंसी का, अगर उसमें लोड स्ट्रेट लोड लॉस अगर दे रखा है तो हम कंसीडर करेंगे, नहीं दे रखा तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसको नेग्लेक्ट मानेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आप स्ट्रेट लोड लॉस निकालने लग जाओ। ओके, तो ये मेरे लॉसेस कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेट किए। ओके, तो अब एफिशिएंसी करते हैं, या उससे पहले हम पावर फ्लो डायग्राम समझते हैं, ठीक है। पावर फ्लो डायग्राम हमने इंडक्शन मशीन का भी पढ़ा था, याद करो। अगर पावर फ्लो डायग्राम आप समझ गए तो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, एफिशिएंसी भी। तो मैं दोनों का बताऊंगा, अल्टरनेटर का भी बताऊंगा आपको, मोटर का भी बताऊंगा। तो पहले अल्टरनेटर का देखते हैं। तो देखो, अब इस कंस्ट्रक्शन वाले डायग्राम को देखते चलो साथ साथ में। ओके, नाउ सबसे पहले हमने क्या दिया, इनपुट। देखो ये इनपुट क्या है मेरा, मैकेनिकल शाफ्ट इनपुट, इसको हम PSH भी बोल सकते हैं, मैकेनिकल इनपुट पावर, घुमा रहे हैं। और आउटपुट क्या मिल रहा है मेरे को, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे। अब इनपुट एक चीज यही थोड़ी है, इनपुट मेरा ये भी तो आएगा, DC एक्साइटेशन, DC वोल्टेज भी तो दे रहे हो भाई। तो मेरे दो इनपुट हुए, एक तो मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल DC, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे TF मेरा क्या है, फील्ड वाइंडिंग इनपुट, वो क्या होगा, IF स्क्वायर इंटू RF, यही तो होगा, फील्ड करंट इंटू रेजिस्टेंस। और ये यहाँ पे मैंने मैकेनिकल दिया, P मैकेनिकल इनपुट, प्राइम मूवर, उसको हम शाफ्ट इनपुट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये घूम रहा है, इस इनपुट पावर में से अगर मैंने फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस माइनस कर दिए, साथ ही साथ क्या माइनस कर दिए, कोर लॉसेस, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, रोटेशनल लॉसेस। तो अब ये घूम रहा है, अब तो इस एयर गैप के अंदर, यानी इस एयर के अंदर जो एयर गैप पावर बोलते थे, तो यहाँ पे जो पावर मिलेगा उसे हम कहते हैं डेवलप पावर। अब डेवलप पावर में क्या माइनस है, प्राइम मूवर इनपुट प्लस DC एक्साइटेशन इनपुट में से, टोटल इनपुट में से अगर मैं ये रोटेशनल लॉसेस प्लस कौन से हिस्ट्रेसिस और एडी करंट, जिसको कोर लॉसेस माइनस कर दूंगा, तो डेवलप पावर आएगा। और यही डेवलप पावर किसके लिए इनपुट कहलाएगा, स्टेटर वाइंडिंग के लिए। तो देखो ये मेरा स्टेटर है, तो डेवलप पावर है। डेवलप पावर कैसे निकालते हो भाई, डेवलप वोल्टेज याद करो, डेवलप वोल्टेज कितनी होती है, EF होती है, इंड्यूस वोल्टेज। तो 3 टाइम्स, 3 गुना इनटू VI cos phi, आई कौन सा लोगे आप, करंट लोगे आर्मेचर वाला, ठीक है। कॉस एंगल, किसके बीच में एंगल, EF और किसके बीच में, करंट के बीच में, ये एंगल होता है साई। ये पढ़ चुके हैं हम, मैं आपको फेजर डायग्राम बता चुका हूं। आप बोलोगे कि सर ये तो फाई होता है, फाई एंगल होता है वोल्टेज और करंट में। वोल्टेज कौन सी है, टर्मिनल वोल्टेज जो यहां मिल रही है मुझे, है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो देखो 3EF IA cos phi से क्या आएगा, डेवलप पावर आ गया मेरा स्टेटर के अंदर। अब स्टेटर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, डेवलप, ये पावर क्या फ्लो करवाएगा, करंट फ्लो करवाएगा, आर्मेचर करंट। अब उसमें से क्या माइनस होंगे, एक तो मेन माइनस होगा आर्मेचर कॉपर लॉस, दूसरा स्ट्रे लोड लॉस जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और दोनों मिला के हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट लोड लॉस हो गया, ठीक है। तो अब इस पावर में से अगर ये दोनों लॉसेस माइनस कर दे तो मेरे पास क्या गया, P आउटपुट, और वो किसके बराबर होगा, 3VTIA cos phi। देखो cos phi आया ना यहाँ पे, VT टर्मिनल वोल्टेज, IA मेरा आर्मेचर करंट, cos phi। तो ये मेरा पावर फ्लो डायग्राम है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, डेवलप पावर इज ऑलवेज कंप्यूटेड यूजिंग इंड्यूस EMF एंड आर्मेचर करंट, एंड सिंस द एंगल बिटवीन EMF एंड आर्मेचर इज इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, जो साई कहते हैं, डेवलप पावर इज दिस। 3 टाइम 3 इसलिए किया क्या, 3 फेज के लिए। ओके, तो ये तो हुआ किसका, अल्टरनेटर का, समझ में आया। मोटर का जैसे उल्टा होगा, मोटर के केस में क्या होगा, यहाँ पे मेरा ये इनपुट पावर होगा, ठीक है। तो देखो मोटर में, हाँ मोटर के लिए इनपुट पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। देखो ये रहा इलेक्ट्रिकल इनपुट हुआ,
बट साथ साथ में एक्साइटेशन तो करोगे, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, फील्ड वाइंडिंग वाला तो रहेगा इनपुट। अब ये मोटर वाले के अंदर से आप क्या माइनस करोगे, ये इनपुट हुआ, क्या माइनस करोगे, दो चीज माइनस करोगे, स्ट्रे लोड लॉस और आर्मेचर कॉपर लॉस। ठीक है, तो देखो वो माइनस हुए, यहाँ से माइनस होते ही हमारे पास आ गया डेवलप पावर, और डेवलप पावर किसके बराबर होगा, फिर से 3 EFIA कॉस साई सॉरी, है ना, सेम होगा इसका डेवलप पावर, और इसका मोटर का और जनरेटर का सेम होता है। ठीक है, तो ये हम पहुंचे इस एयर गैप के अंदर, एयर गैप के अंदर कौन सा पावर हो रहा है, डेवलप पावर। अब ये पावर किसको मिलेगा, इसको, तो ये क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा, है ना। मोटर के केस में तो इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है और आउटपुट शाफ्ट होता है, तो अब ये घूमने लग गया, तो क्या माइनस होंगे इसके, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और कोर लॉसेस। तो देखो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और कोर लॉसेस माइनस हो गए इसमें से, तो क्या मिल गया मुझे, शाफ्ट पावर। ओके, एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे जनरेटर की, अब आप ही बताओ जनरेटर की एफिशिएंसी कैसे होगी, लेट मी रब दिस। जनरेटर की एफिशिएंसी, आउटपुट पावर क्या मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है 3 VTIA cos phi, ये वाला मिल रहा है, डिवाइडेड बाय आप क्या लिखते हो, आउटपुट प्लस लॉसेस लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तो आउटपुट फिर से 3 VI cos phi आएगा, प्लस लॉसेस, लॉसेस जितने भी हैं सारे वो लिख दो। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इनपुट तो आउटपुट तो लिख दिया आपने, ये वाला इनपुट क्या लिखोगे, इनपुट में ये शाफ्ट पावर प्लस फील्ड वाइंडिंग इनपुट, ये लिखना, कंफ्यूज मत हो जाना, 3 VTIA cos phi आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर, और इनपुट ये रहा शाफ्ट पावर और फील्ड वाइंडिंग इनटू 100%। मोटर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मोटर के अंदर शाफ्ट आउटपुट आएगा, इनपुट क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल प्लस फील्ड वाइंडिंग, यानी दोनों के अंदर हमेशा फील्ड वाइंडिंग तो मेरा इनपुट रहेगा ही रहेगा, है ना, वर्किंग भी बता चुका हूं मैं तुमको। और हम देख चुके हैं, ये डिराइव भी कर चुके हैं, यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस कौन सा होता है, जब मेरे कांस्टेंट लॉसेस किसके बराबर हो जाते हैं, वेरिएबल लॉसेस के बराबर। ठीक है, तो वेरिएबल लॉसेस कौन सा मेरा, आर्मेचर वाला, और कांस्टेंट लॉसेस कौन से मेरे, रोटेशनल प्लस IF² इंटू RF, क्योंकि फील्ड को एक्साइट तो कांस्टेंट से करोगे आप, डीसी एक्साइटेशन कांस्टेंट है मेरा, तो मेरे रोटेशनल लॉसेस अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये रोटेशनल लॉसेस और फील्ड वाइंडिंग लॉसेस तो मेरे क्या है, कांस्टेंट, और ये आर्मेचर वाला क्या है, वेरिएबल, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो मेरा क्या होगा, आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस होगा। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो फटाफट। देखो एक 100 केवीए का 440 वोल्ट 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है ना, रेटिंग दे रखी है 100 केवीए। ठीक है, 100 केवीए का मतलब ये, इससे इतना मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो आप। ये कौन सा है, एपरेंट पावर है एस, अगर इस पावर को आप cos phi से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, एक्टिव पावर, sin phi से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिएक्टिव पावर, ये ध्यान रखना। ठीक है, 440 वोल्ट मेरी इसकी वोल्टेज दे रखी है, टर्मिनल वोल्टेज दे रखी है ना, ध्यान रखना 100 केवी 440 का मतलब अगर इस सर्किट में, यानी यहां से इस टर्मिनल से इलेक्ट्रिकल से हम ये ले रहे हैं। ठीक है, हैज द फॉलोइंग डाटा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस दे रखे 340 वॉट, ओपन सर्किट कोर लॉस दे रखे मेरे पास 480 वोट, 480 वाट, तो ये दोनों लॉसेस मिला के क्या मिल जाएंगे, रोटेशनल लॉसेस। फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे को 75 डिग्री सेल्सियस पे 180 ओम, और RA इफेक्टिव दे रखा है 0.02 ओम, और जो फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज है ना, वो कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट डीसी वोल्टेज दे रखी है, ये दो है ना डीसी वोल्टेज है, ये मेरी एसी है। फाइंड द एफिशिएंसी एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारे लॉसेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले मेन सारे लॉसेस तो दे रखे हैं मेरे को, कौन सा लॉसेस निकालना है, आर्मेचर, जो कि क्या होता है 3IA² इंटू RA इफेक्टिव, RA इफेक्टिव दे रखा है 0.02। ओके, 3 दे रखा, IA निकालना है मुझे, IA कैसे निकालोगे, वही ये आपने पढ़ा है, √3 VLIL इज इक्वल टू अपेरेंट पावर, याद है आपको, या फिर √3 VLIL cos phi इज इक्वल टू एक्टिव पावर। तो मेरे को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लूं, क्योंकि एस दे रखा है, अपेरेंट पावर दे रखा है, ये ध्यान रखना, अपेरेंट पावर दे रखा है, कितना दे रखा है 100 केवीए, तो देखो 100 केवीए √3 VL, VL कितना लग रहा है 40 वोल्ट, अगर जब तक मेंशन नहीं तो हमेशा याद रखना ये वोल्टेज कौन सी लूंगा मैं, लाइन वोल्टेज लूंगा, फॉर्मूले में भी लाइन वोल्टेज का ही फॉर्मूला आता है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। तो √3 VL, यहां से कितना करंट आया मेरे पास, आर्मेचर करंट आ गया फुल लोड पे
फुल लोड करंट, क्योंकि मेरे को फुल लोड पे ही तो निकालना है एफिशिएंसी, तो 131.22 एम्पियर मेरा आर्मेचर करंट आ गया। कॉपर लॉसेस निकल जाएगा 3 IA² इंटू RA, ये निकल गया। फील्ड लॉसेस निकालना है, फील्ड लॉसेस में कैसे निकलता है, आप कैसे भी निकाल लो, I² इंटू IF का स्क्वायर इंटू RF निकाल लो, या वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन RF कर लो, ये तो ये भी तो इससे भी तो लॉसेस निकल सकता है, VF का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय RF। VF दे रखा है मेरे को 220 वोल्ट, RF भी दे रखा है मेरे को 180 ओम, दे देखो, तो 220 का स्क्वायर इंटू R, तो ये क्या आ गया, फील्ड लॉसेस आ गए, कॉपर लॉसेस भी आ गए, फील्ड लॉसेस भी आ गए, और सारे लॉसेस, दूसरे लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस तो मेरे को दे रखे। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर कैसे निकालते हो, आउटपुट यहाँ पे एक्टिव पावर आएगा, ध्यान रखना, वो निकलेगा कैसे, जो भी ये 3 फेज पावर दे रखा है, 3 फेज पावर दे रखा है 100 kVA, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, cos phi से। cos phi क्या होता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कितना दे रखा है 0.8, तो 100 kVA को 100 इंटू 10 kVA मतलब 10 की पावर 3 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया मेरे को, आउटपुट पावर। सिमिलरली अपॉन एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस होता है, तो आउटपुट, फिर से आउटपुट लिखा मैंने ऊपर वाला, प्लस लॉसेस, लॉसेस कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो कॉपर लॉसेस, ये रहा, फील्ड लॉसेस, ये रहा आपका, फिर कौन सा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये रहा, कोर लॉसेस, ये रहा। अगर स्ट्रेट लोड लॉस भी दे रखा होता तो वो भी हम यहाँ ऐड कर देते, तो इसलिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करके आ गई 97.416%। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल बताया मैंने आपको। ठीक है, लॉसेस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, सिंक्रोनस मशीन के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंडक्शन मशीन के फिर भी अगर आ गया तो आपको पावर फ्लो डायग्राम अगर याद है ना, पावर फ्लो डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर फ्लो डायग्राम, जैसे हमने पढ़ा था इंडक्शन मशीन के अंदर पावर फ्लो डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ये आज हमारे लॉसेस कंप्लीट हो गए। तो अपना क्या है, यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन लगभग खत्म हो चुकी है। अभी तक हमने सारे के सारे जो केसेस माने वो कौन से माने हैं, कौन सा रोटर लिया, दो टाइप के रोटर होते थे, रोटेशन सॉरी सिलेंड्रिकल और नॉन सिलेंड्रिकल, या फिर साइलेंट पोल और नॉन साइलेंट पोल। तो अभी तक सारे के सारे जो हमने रोटर कंसिडर किए हैं डेरिवेशन में, कौन सा किया है समझ के, नॉन साइलेंट पोल या फिर सिलेंड्रिकल रोटर कंसिडर किया है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, साइलेंट पोल। साइलेंट पोल के अंदर कैसे आप करोगे, क्योंकि इसमें तो हमने प्योर सिलेंड्रिकल माना था, सीधे ये प्योर सिलेंडर, ये तो आपका साइलेंट पोल है, बट प्योर सिलेंड्रिकल के हिसाब से हमने सारे के सारे इक्वेशन डिराइव किए हैं। अब साइलेंट पोल का मतलब ये वाला, ये साइलेंट पोल है, इसके लिए क्या थ्योरी रहेगी, कैसे, क्या मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, क्या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, कुछ अलग थ्योरी है, तो वो हम पढ़ेंगे इसको, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे ये लेक्चर हम एंड करते हैं, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।